हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। सेकेंड 1.1 टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, देन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, आइडियल solubility parameters, solvation and association, factors affecting solubility, diffusion principles in biological systems, solubility of gas in liquid, solubility of liquid in liquid, Raoult law, real solution, partially miscible liquids, critical solution temperature and application, एंड एट द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है हमारी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच सॉल्यूट्स आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। जब सॉल्यूट पूरा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूट के अंदर, तब हम बोलेंगे कि वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और ये हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल वाटर या फिर सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे कि हम वाटर को हम डिजॉल्व करते हैं, सॉल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और जो शुगर या फिर सॉल्ट है वो क्या है? हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है, उसकी मैक्सिमम लिमिट तक सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जान लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच डिजॉल्व्ड सॉल्यूट concentration is below the required amount necessary for complete saturation at a definite temperature। यानी कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट का कंसनट्रेशन होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए, उतना कम मतलब अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उससे सॉल्यूट का कंसनट्रेशन बिलो द रिक्वायर्ड अमाउंट है, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट से कम कंसनट्रेशन सॉल्यूट का है, जितना नेसेसरी होना चाहिए उतना नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सैचुरेटेड में जितना मैक्सिमम लिमिट होनी थी सॉल्यूट की उतनी है, और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो मतलब मैक्सिमम लिमिट से काफ़ी कम है, ठीक है। तो क्या हो गया? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब जान लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। It is a solution which contains more of the dissolved solute than it would be normally contained in a saturated state at a definite temperature। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्यूशन वो सॉल्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, जो नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व है, ठीक है, एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इट इज़ द कंडीशन व्हेन वी कैन नॉट डिजॉल्व एक्स्ट्रा सॉल्यूट आफ्टर हीटिंग, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, हीटिंग करने के बाद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस
इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल विच कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट पार्टिकल्स का जो कि हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि वो क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वेज। जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी एक सब्सटेंस की, उसको हम बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट फार्माकोपिया लिस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ द ड्रग। अब इसका मतलब यह है कि जो मोस्ट फार्माकोपियाज है उसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है उनको कैसे किस तरह के टर्म्स में मेजर किया जाता है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना नंबर ऑफ पार्ट सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड है किसी भी एक पार्ट ड्रग का डिसॉल्व करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर सब्सटेंसेज वेयर एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी इज़ नॉट नोन। अब ऐसे सब्सटेंसेज जिसकी एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी नोन नहीं है, द वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग जनरल टर्म्स। तो उनकी जो वैल्यू है उन्हें जनरल टर्म दी गई है, जो कि अब हम इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टेबल में हमें क्या शो किया गया है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितना नंबर ऑफ पार्ट सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड है वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उसको क्या टर्म दी गई है फार्माकोपिया में, तो ये टर्म्स है हमारी, जो कॉमन टर्म्स हम देते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की, वो मेनली हमारी 7 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी, तो और इस मतलब इसको कैसे, इधर इस टेबल में क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट कितना रिक्वायर्ड है कि हम वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सके। तो जब हमारा जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का पार्ट जब लेस देन वन पार्ट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो वेरी सॉल्यूबल है। अगर सॉल्वेंट का पार्ट 1 to 10 पार्ट्स है, ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्रीली सॉल्यूबल है। 1 to 30 पार्ट्स अगर है तो हम बोलेंगे सॉल्यूबल है। 30 to 100 पार्ट्स है तो हम बोलेंगे स्फेरिंगली सॉल्यूबल है। 100 to 1000 पार्ट्स है तो हम बोलेंगे स्लाइटली सॉल्यूबल। देन नेक्स्ट 1000 to 10,000 पार्ट्स वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल, and more than 10,000 parts it is partially insoluble। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। एक पार्ट सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए हमें कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड हुए वो यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है, और उनको क्या जनरल टर्म्स दी गई है वो ये सारी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस अगर एग्जाम में आए तो आपको ये टेबल ज़रूर बना के आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इसकी सारी जो टर्म्स है उसकी डेफिनेशन, मतलब शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी सॉल्यूबल। वेरी सॉल्यूबल क्या होता है, इट इज़ ईजिली और क्विकली डिसॉल्व, यानी कि जो सॉल्यूट है वो ईजिली या फिर क्विकली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रीली सॉल्यूबल। फ्रीली सॉल्यूबल यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा थोड़ी मेहनत करने के बाद। ठीक है, नाउ सॉल्यूबल। सॉल्यूबल क्या, डिसॉल्व और मिक्स बाय स्टरिंग, यानी कि ग्लास रॉड से स्टर करने पे वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूबल है। नाउ स्फेरिंगली सॉल्यूबल। स्फेरिंगली सॉल्यूबल ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको हीट देनी पड़ती है, जब जाके वो सॉल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइटली सॉल्यूबल। डिसॉल्व ऑन हीटिंग बाय स्टरिंग, यानी कि हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और साथ ही उसे स्टर भी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वेरी सॉल्यूबल ऑन मैक्सिमम एफर्ट्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यानी कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद कुछ ही अमाउंट जो सॉल्यूट का वो डिसॉल्व हो पाएगा, तो वो क्या होगा, वेरी इनसॉल्यूबल। फिर लास्ट है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूट पार्टिकल डजंट डिसॉल्व, इसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनसॉल्यूबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम और क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज के बेसिस पे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको परसेंटेज W/W से एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब लिखा जाता है W/W। तो इसमें क्या होता है, इन विच द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना नंबर सॉल्यूट का डिजॉल्व करे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज W/W। ठीक है। नाउ नेक्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे, इट इज़ इन विच इट इज़ द नंबर ऑफ ml, कितना अमाउंट ऑफ ml, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है टू डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के लिए हमें कितना ml रिक्वायर्ड है, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मोलैरिटी। एक मोलैरिटी होता है और एक मोलैलिटी होता है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना मोल सॉल्यूट के हम डिजॉल्व करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलैरिटी कहलाएगी ना। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है। मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर लिया था, यहाँ पे क्या होती है 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना मोल्स सॉल्यूट का हम डिजॉल्व करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, वो कहलाती है उसकी मोलैलिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, सारे जहाँ पे चैप्टर्स के टॉपिक लिखे हुए हैं, इसमें जो स्टार मार्क किए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर करना है। ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, कि मैकेनिज्म क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक का होता है, यानी कि सेम चीज़ के साथ, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ उसी तरह की सेम चीज़ के साथ डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टेबल जो कि आपको एग्जाम में बना के आनी है। इसमें क्या दे रखा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा नेचर सॉल्वेंट का पोलर है तो मैकेनिज्म क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, एक तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और डायपोल इंटरेक्शन होगा। इसका एग्जांपल है वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस होगी। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, फैट्स, ऑयल्स, अल्कलॉइड्स, बेसेस एंड CCl4 एंड बेंजीन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है ये सारे। अगर सेमी पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इंड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डिग्री होगी पोलैरिटी की, इंड्यूस करेगा वो। ठीक है ना, एसीटोन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर, ये इसका एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सॉल्वेंट हम सिलेक्ट करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे करते हैं, हम लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पे करते हैं। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वेदर या तो कि सॉल्वेंट हमारा पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्यूट की। ठीक है, अब नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। और जो दूसरी बात हम देख लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की वो
किस वजह से होगी, पोलैरिटी जो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उस वजह से आएगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, दैट इज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है सॉल्वेंट की। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर सॉल्ट्स, शुगर एंड सिमिलर कंपोनेंट्स। यानी कि वाटर जो एक मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है जिसे हम गुड सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि गुड किस किस चीज़ के लिए होता है, सॉल्ट के लिए, शुगर के लिए और सिमिलर कंपोनेंट्स के लिए जो वाटर है वो गुड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नॉन पोलर कंपोनेंट्स कैन डिजोल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। यानी कि जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो डिजोल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्यूट को विथ सिमिलर इंटरवल प्रेशर, ठीक है, सॉरी इंटरनल प्रेशर थ्रू इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टेबल फ्लो चार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होगा क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बॉन्ड। यानी कि सबसे पहले जो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। नाउ क्लीवेज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बॉन्ड, यहाँ पे टी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे दो सॉल्वेंट्स थे, इनके बीच में जो बॉन्ड था उसके बीच में क्लीवेज यानी कि ब्रेक, यहाँ बीच से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट फेज टू अकोमोडेट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। यानी कि जो सॉल्वेंट फेज था यहाँ पे ये देखो, जैसे यहाँ पे सारी ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट के, तो यहाँ पे बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है वो क्या हो गई, यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गई बीच में, ताकि वहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आके लग सके, ठीक है। फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू द कैविटी ऑफ सॉल्वेंट फेज। फिर वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो क्लीवेज यहाँ पे ब्रेक हुआ था वो जो उस कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, आके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट फेज के अंदर क्या आ गया, सॉल्यूट का मूवमेंट हो गया। फिर लास्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बीच में एक सॉल्यूट आ गया, तो इनने बीच में फिर क्या बना लिया, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है, आसपास से। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा मैकेनिज्म था सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया ये हमने जान लिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा खत्म हुआ मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं, ये मैंने आप पे सिर्फ नोट्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की, आप इसको और डिटेल में भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। सो इन 1936 जोएल एच हिडेलब्रांड प्रपोज द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, ठीक है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये जो हमारा साइन है डेल का, इसको हम डेल भी बोल सकते हैं। डेल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन वी होल ब्रैकेट हाफ, ठीक है, यानी कि 1/2। फिर इसको हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एच माइनस आर टी और वी ऐसा कैसा होल पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डेल है ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, डेल्टा यू है लैटिस एनर्जी, वी है वॉल्यूम, डेल्टा एच है एंथैल्पी, आर है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर टी। अब हम देख लेते हैं, अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोले आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की, तो वो क्या होती है हमारा, इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। तो स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी पैरामीटर बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल से, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, हेंसेन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। हेंसेन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को कैसे डिनोट किया जाता है, डेल टी इज इक्वल्स टू डेल डी प्लस डेल पी प्लस डेल एच, ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स प्रोवाइड द न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स है वो हमें न्यूमेरिकल एस्टिमेट देते हैं, जो कि क्या एस्टिमेट क्या प्रोवाइड करता है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल को क्या करता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट करती है, यानी कि बताती है,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि हमारा सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्वेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है डिसोल्यूशन। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड डिसोल्यूशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एसोसिएटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इन विच मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, विथ, मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट का, वो आयंस और मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉल्यूट जो है उसके साथ अट्रैक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, द लार्जर द आयन द मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय इट, यानी कि जितना बड़ा आयन होगा उतने ही ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके आसपास सराउंड हो जाएंगे, एंड मोर दे विल बी सॉल्वेटेड, और उतने ही वो ज़्यादा सॉल्वेटेड हो जाएंगे। इसका देखो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये है हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रेड कलर में, और ये ब्लू कलर में हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन बना तो जो यहाँ पे सॉल्वेशन हुआ है, ठीक है, सॉल्वेशन कैसे हुआ है कि जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस है उनके साथ क्या कर लिया? एसोसिएशन कर लिया, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया एक दूसरे को, और यहाँ पे ये एक साथ आ गए और क्या बना लिया? सॉल्यूट बना लिया। तो ये जो प्रोसेस हुई दोनों के अट्रैक्शन या फिर एसोसिएशन की, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है। अब ये प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी लगती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विथ डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के डिसोल्यूशन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उससे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर इसकी सॉल्वेशन एनर्जी की नंबर अगर पॉजिटिव आया तो डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, और अगर नेगेटिव नंबर आया तो डिसोल्यूशन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? मीन्स ज्वाइनिंग और एडिशन। एसोसिएशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग यानी कि मिलना, या फिर एडिशन होना, ठीक है, ऐड होना। एसोसिएशन ऑफ आयंस in which the opposite electric charge ions comes together in the solution and forms a distinct chemical entity। यानी कि एसोसिएशन में क्या होता है? जो दो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, टुगेदर, कम्स क्लोज टुगेदर इन द सॉल्यूशन के अंदर, और एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है एसोसिएशन। ठीक है, द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू वन अनदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किस वजह से करते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनके बीच में रखता है उस वजह से वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज डिस्क्राइब बाय कूलम्स लॉ। ये किस तरह हम कूलम्स लॉ के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं? कूलम्स लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये E जो है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अब F क्या है? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहा है। Q1 एंड Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। एप्सिलॉन है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और R क्या? डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस। ठीक है, तो ये था हमारा एसोसिएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इस यूनिट का, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अब हम अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन सॉल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड यहाँ पे सॉल्यूट है और लिक्विड यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? नेचर। नेचर कैसे अफेक्ट करेगा? इट इज़ इफ द नेचर इज सेम तो सॉल्युबिलिटी विल बी गुड, यानी कि सेम नेचर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी। इसका एग्जांपल है पोलर सॉल्वेंट्स इन पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या होगी? इजीली, उनका नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी उसकी, यानी कि अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे।
नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसमें भी यहाँ पे सेम नेचर है, नॉन पोलर, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। इफ़ सरफेस इज मोर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ना। नेक्स्ट टेम्परेचर। व्हेन वी डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड टू रिएक्शन अकर्स, जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो दो तरह की रिएक्शन होती है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा, हीट रिलीज होगी, यानी कि हीट उसमें से बाहर निकलेगी जब हम डिज़ोल्व करेंगे। और इसमें एंडोथर्मिक में क्या होगा, जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो हीट अब्जॉर्ब होगी। तो जब हीट रिलीज़ होगी तो इसका एग्जांपल क्या है, जब हम पीओपी को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो हीट रिलीज़ होती है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही कम टेम्परेचर होगा। इसका अपोजिट देखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अब हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल है शुगर इन वाटर। तो जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो जो हीट है वो क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। उसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब कि अगर हम वाटर को शुगर को वाटर में अगर मिलाते हैं और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि उसमें हीट प्रोवाइड कर दें, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर वाटर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इसका मतलब क्या है, जब गैस सॉल्यूट फॉर्म में है और सॉल्वेंट फॉर्म में क्या है, लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है, तो हम बोलेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। फर्स्ट, नेचर, नो अफेक्ट, मतलब इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा नेचर का, बिकॉज गैस इज़ नॉट पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि गैस कोई पोलर नहीं होती है और नॉन पोलर भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से गैस का जो नेचर है वो मतलब पोलैरिटी शो नहीं करता है, इसीलिए इसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है नेचर का। नाउ सरफेस एरिया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि वही बात हो गई, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। ये हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में आके इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है तो हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। नेचर कैसे अफेक्ट करेगा कि लाइक डिजोल्व लाइक के मेथड पे, जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में पढ़ा, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, या फिर जितना ही कम टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के और सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन ऑफ प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।